नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे सामने iOS और Swift डेवलपमेंट से जुड़े कुछ नोट्स और तकनीकी दस्तावेज हैं और इनमें मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस पर काफ़ी गहराई से बात की गई है। ये ऐसे विषय हैं जो हर iOS डेवलपर के लिए मतलब सिरदर्द भी बन सकते हैं और महारत हासिल करने पर ऐप को शानदार भी बना सकते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन दस्तावेजों को खंगालना और समझना कि ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग यानी ARC असल में कैसे काम करता है और फिर स्ट्रॉन्ग, वीक और अनओन्ड रेफरेंस के बीच का खेल क्या है, परफॉर्मेंस कहाँ बिगड़ सकती है और उसे कैसे सुधारें, और हाँ, ऐप के खुलने की स्पीड मतलब ऐप लॉन्च टाइम उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस ये ऐसे पिलर हैं जिन पर एक अच्छा iOS ऐप टिका होता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि ऐप क्रैश या धीमा हो सकता है और फिर यूजर का अनुभव तो खराब होता ही है। तो हाँ, इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि इन जरूरी लेकिन थोड़े उलझे हुए कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाया जाए। तो शुरुआत करते हैं ARC से। दस्तावेज कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव-C में मेमोरी संभालने के लिए। ये खुद ट्रैक करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं। हाँ, ऑटोमेटिक तो है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल जादू है। देखिए, हर ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस काउंट होता है। जब भी कोई नया स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनता है, जो कि डिफॉल्ट होता है, तो काउंट बढ़ जाता है। और जब रेफरेंस खत्म होता है, मान लीजिए स्कोप से बाहर गया, तो काउंट घट जाता है। जैसे ही काउंट 0 हुआ, बस ARC फौरन उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज कर देता है। ये लगातार चलता रहता है बैकग्राउंड में। अच्छा, ये सुनने में जावा या C# के गार्बेज कलेक्शन GC से तो काफी अलग लग रहा है। हमारे नोट्स में भी इसका जिक्र है। उनमें तो मेमोरी बाद में क्लीन होती है शायद। हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है और ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत मायने रखता है। ARC ज्यादातर काम कंपाइल टाइम पर ही तय कर लेता है कि मेमोरी कब रिलीज करनी है। रन टाइम पर बस उन निर्देशों को फॉलो करता है। डीएलोकेशन फौरन होता है जैसे ही काउंट 0 हुआ। दूसरी तरफ GC जो है वो रन टाइम पर मतलब ऐप चलते समय पर जागता है, देखता है कि कौन से ऑब्जेक्ट इस्तेमाल में नहीं है और फिर उन्हें हटाता है। तो इसमें थोड़ी देर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ARC वाले ऐप्स ज्यादातर स्मूथ चलते हैं, जैसे UI अटकता नहीं, क्योंकि GC तो शायद कभी-कभी पूरे ऐप को रोक देता होगा सफाई करने के लिए। सही पकड़ा आपने। GC में स्टॉप द वर्ल्ड पॉज आ सकते हैं, मतलब ऐप कुछ मिली सेकेंड्स के लिए फ्रीज हो सकता है जब GC चल रहा हो, और UI के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ARC में मेमोरी मैनेजमेंट का काम फैला हुआ होता है, इसलिए परफॉर्मेंस ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है। कोई अचानक से लंबा पॉज नहीं आता। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ARC हल्का जरूर है, पर इसकी एक कीमत है। वो कीमत डेवलपर को चुकानी पड़ती है। कीमत? कैसे कीमत? वो रिटेन साइकिल वाली है, उसे खुद संभालना पड़ता है। GC ये काम ज्यादातर खुद कर लेता है, ऑब्जेक्ट ग्राफ देखकर। ओहो, रिटेन साइकिल। हाँ, ये शब्द बार बार आ रहा है। तो ये डेवलपर की जिम्मेदारी है ARC में। ठीक है, इस पर आते हैं। पहले ये रेफरेंस के टाइप समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और अनओन्ड। नोट्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिफॉल्ट है। हाँ बिल्कुल, जब तक आप कुछ और ना बताएं, हर नया रेफरेंस स्ट्रॉन्ग ही बनता है। ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस काउंट को 1 से बढ़ा देता है और एक तरह से कहता है, भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे मेमोरी में रखो। जब तक एक भी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट जिंदा रहेगा, मेमोरी से नहीं हटेगा। और वीक रेफरेंस ये काउंट नहीं बढ़ाता, ऐसा लिखा है। तो इसका क्या फायदा फिर? इसीलिए वो ऑब्जेक्ट को जिंदा रखने में मदद नहीं करता। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? अगर वो ऑब्जेक्ट मेमोरी से हट गया, मतलब डीएलोकेट हो गया, तो वीक रेफरेंस अपने आप निल बन जाता है। अपने आप निल? वाह। हाँ, इसीलिए वीक रेफरेंस हमेशा ऑप्शनल होते हैं। स्विफ्ट में वो डॉट के साथ लिखते हैं निल। हाँ, ये बहुत जरूरी है रिटेन साइकिल तोड़ने के लिए, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। ये अपने आप निल होना, ये होता कैसे है? पर्दे के पीछे क्या चलता है? नोट्स में वीक रेफरेंस टेबल का जिक्र था, क्या वो? हाँ बिल्कुल, आप इसे पर्दे के पीछे का एक मैकेनिज्म समझ सकते हैं। स्विफ्ट रन टाइम एक टेबल मेंटेन करता है। वो ट्रैक रखता है कि किस ऑब्जेक्ट के कौन कौन से वीक रेफरेंस हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट डीएलोकेट होता है तो ARC इस टेबल को देखता है, उस ऑब्जेक्ट से जुड़े सारे वीक रेफरेंस ढूंढता है और उन्हें निल पर सेट कर देता है। इसे जीरोइंग वीक रेफरेंस कहते हैं। इससे वो डैंगलिंग पॉइंटर्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ऐसी मेमोरी को पॉइंट करना जो अब वैलिड नहीं है। समझ गई। तो वीक रेफरेंस सेफ है क्योंकि वो अपने आप निल हो जाते हैं।
अब ये अननोन रेफरेंस, नोट्स कहते हैं ये भी काउंट नहीं बढ़ाता, वीक जैसा ही है, पर निल नहीं होता और ऑप्शनल भी नहीं है। ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? हाँ, इसमें थोड़ा जोखिम तो है। अनोल्ड रेफरेंस भी ऑब्जेक्ट को जिंदा नहीं रखता, ठीक वीक की तरह, लेकिन ये मानकर चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है वो हमेशा मौजूद रहेगा, कम से कम तब तक जब तक ये अननोन रेफरेंस खुद मौजूद है। हाँ। अगर ये धारणा गलत निकली, मतलब ऑब्जेक्ट पहले डीएलोकेट हो गया और आपने अननोन रेफरेंस को एक्सेस करने की कोशिश की, तो ऐप क्रैश सीधा। ओह। हाँ, तो इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आप 100% पक्के हों कि रेफरेंस किया गया ऑब्जेक्ट हमेशा वैलिड रहेगा। जैसे मान लीजिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, चाइल्ड का पेरेंट के लिए रेफरेंस अननोन हो सकता है अगर ये पक्का है कि चाइल्ड पेरेंट के बाद तक जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, तो मतलब बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना है अननोन को। बिल्कुल। शक हो तो वीक इस्तेमाल करना बेहतर है। तो ये वीक और अननोन रेफरेंस इतने जरूरी क्यों है? अब आते हैं उस रिटेन साइकिल या रेफरेंस साइकिल वाली बात पर जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये वही चीज है ना? बिल्कुल। रिटेन साइकिल तब बनती है जब दो या ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए के पास ऑब्जेक्ट बी का स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है और ऑब्जेक्ट बी के पास वापस ऑब्जेक्ट ए का स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अब अगर बाहर से कोई और इन्हें इस्तेमाल ना भी कर रहा हो तो भी ये दोनों मेमोरी में अटके रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका रेफरेंस काउंट कभी जीरो नहीं होगा। ए बी को जिंदा रख रहा है और बी ए को, एक दूसरे को जिंदा रखेंगे हमेशा। और नतीजा? मेमोरी लीक। मेमोरी भरती जाएगी उन चीजों से जिनकी अब जरूरत नहीं है। ये तो ऐप की सेहत के लिए बहुत बुरा है। बहुत बुरा। और ARC इन्हें हटा नहीं सकता क्योंकि काउंट जीरो नहीं है। यहीं पर वीक या अननोन रेफरेंस हीरो बनकर आते हैं। कैसे? साइकिल में शामिल किसी एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस को अगर आप वीक या अननोन बना दें तो वो साइकिल टूट जाती है क्योंकि अब वो रेफरेंस काउंट नहीं बढ़ा रहा। अच्छा, नोट्स कुछ आम पैटर्न बताते हैं जहां ये समस्या आती है और इन्हें कैसे सुलझाया जाता है? एक तो है डेलीगेट्स। ये डिजाइन पैटर्न बहुत आम है iOS में। डेलीगेट प्रॉपर्टी लगभग हमेशा वीक होती है ताकि डेलीगेटिंग ऑब्जेक्ट और डेलीगेट के बीच साइकिल न बने। हाँ, ये तो देखा है मैंने कोड में, वीक वार डेलीगेट। बिल्कुल। दूसरा है क्लोजर। ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं। क्लोजर कैसे? अगर कोई क्लोजर किसी क्लास इंस्टेंस सेल्फ को कैप्चर करे और वो क्लोजर उसी इंस्टेंस की प्रॉपर्टी बन जाए तो पक्का रिटेन साइकिल। अच्छा, मतलब इंस्टेंस क्लोजर को पकड़े हैं और क्लोजर इंस्टेंस को। हाँ, इसे तोड़ने के लिए क्लोजर की कैप्चर लिस्ट में वीक सेल्फ या अनोन्ड सेल्फ लगाना पड़ता है। ओ, वो वीक सेल्फ इन वाला सिंटेक्स। वही। तीसरा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट का चाइल्ड पर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना ठीक है, पर चाइल्ड का पेरेंट पर रेफरेंस वीक या अनोन्ड होना चाहिए। नियम याद रखिए, टॉप डाउन ओनरशिप इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, बॉटम अप रेफरेंस इज इक्वल टू वीक अनोन्ड। ये क्लोजर वाली बात बहुत दिलचस्प है। नोट्स में वीक सेल्फ और अनओन्ड सेल्फ के बीच के फर्क पर भी जोर दिया गया है। मतलब चुनते वक्त सावधानी बरतनी होगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, वीक सेल्फ इस्तेमाल करने पर क्लोजर के अंदर सेल्फ एक ऑप्शनल बन जाता है। जी। आपको उसे इस्तेमाल करने से पहले चेक करना होगा कि वो निल तो नहीं। वो गार्डलेट स्ट्रॉन्ग सेल्फ इक्वल टू सेल्फ एल्स रिटर्न वाला पैटर्न देखा होगा आपने। हाँ हाँ, वो बहुत कॉमन है। वो इसीलिए ये ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि अगर इंस्टेंस पहले ही डीएलोकेट हो गया तो कोड आराम से हैंडल हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा। हाँ। अननोन सेल्फ के साथ सेल्फ ऑप्शनल नहीं होता, कोड थोड़ा साफ दिखता है, बार बार अनरैप नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इंस्टेंस डीएलोकेट हो गया और क्लोजर ने सेल्फ को एक्सेस किया तो ऐप सीधा क्रैश। ओह, तो अनओन्ड तभी इस्तेमाल करें जब गारंटी हो। तो अब पक्का पता हो कि क्लोजर के चलने तक सेल्फ जिंदा रहेगा ही रहेगा। अगर जरा सा भी शक हो तो वीक सेल्फ बेहतर है। नोट्स भी यही सलाह देते हैं। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट की ये बातें तो काफी हद तक समझ आ गई। ARC, रेफरेंस टाइप, रिटेन साइकिल। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और परफॉर्मेंस पर आते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरी लीक ना हो पर ऐप फिर भी धीमा चले, अटक कर चले। नोट्स में कुछ आम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स गिनाई गई हैं, कौन सी हैं वो? परफॉर्मेंस तो एक बहुत बड़ा सागर है, लेकिन कुछ आम लहरें जिनका जिक्र इन स्रोतों में है वो हैं मेमोरी लीक, जिनकी बात हमने अभी की, बहुत ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करना, इससे भी ऐप क्रैश हो सकता है, खासकर पुराने डिवाइस पर। CPU का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, इससे डिवाइस गर्म होता है, बैटरी जल्दी खत्म होती है। मतलब सीधे बैटरी की ज्यादा खपत। UI का अटकना, जैसे स्क्रॉल करते वक्त या एनिमेशन के दौरान स्मूथ ना चलना, जिसे लैग कहते हैं। फाइल या नेटवर्क ऑपरेशन का धीमा होना, खासकर अगर वो मेन थ्रेड पर हो रहे हों। ये सब प्रॉब्लम्स
पता कैसे चलेंगी? मतलब ऐप धीमा लग रहा है ये तो यूजर बता देगा, पर वजह क्या है? लगता है जैसे डॉक्टर को बीमारी पहचानने के लिए टेस्ट चाहिए होते हैं, वैसे डेवलपर को भी कुछ चाहिए होगा। नोट्स में इंस्ट्रूमेंट्स टूल का जिक्र है, क्या यही वही काम करता है? हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स को आप डेवलपर का स्टेथोस्कोप और एक्सरे मशीन समझ सकती हैं। एकदम सही एनालॉजी है। यह एक्स कोड के साथ आता है और ऐप के चलते समय उसकी नब्ज टटोलने में मदद करता है। यह दिखाता है कि मेमोरी कहाँ खर्च हो रही है, सीपीयू कहाँ व्यस्त है, यूआई क्यों अटक रहा है, बैटरी क्यों जा रही है, सब कुछ। ये ग्राफ और डिटेल डेटा देता है जिससे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सके। नोट्स कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं जो बहुत काम के हैं। लीक्स, ये रिटेन साइकिल ढूंढने के लिए है। एलोकेशंस, ये देखने के लिए कि कौन कितनी मेमोरी ले रहा है और कब ले रहा है, मेमोरी बढ़ती तो नहीं जा रही। टाइम प्रोफाइलर, ये बताता है कि सीपीयू का टाइम कौन से फंक्शन या मेथड खा रहे हैं। एनर्जी लॉग, बैटरी की खपत नापता है। कोर एनिमेशन, यूआई की स्मूथनेस, एफपीएस चेक करता है, कहाँ फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, कौन से एनिमेशन अटक रहे हैं, ये पकड़ता है। नेटवर्क फाइल एक्टिविटी, नेटवर्क रिक्वेस्ट और डिस्क पर क्या चल रहा है वो दिखाता है। वाह, मतलब ये तो पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर है डेवलपर के लिए। हाँ, कह सकते हैं। नोट्स में एक बहुत आम उदाहरण दिया है, यूआई टेबल व्यू या यूआई कलेक्शन व्यू में स्क्रोलिंग का अटकना। ये तो वाकई बहुत से ऐप्स में महसूस होता है। इसकी क्या वजह हो सकती हैं? हाँ, स्मूथ स्क्रोलिंग बहुत जरूरी है। अगर लिस्ट स्क्रोल करते हुए अटके तो यूजर बहुत इरिटेट होता है। नोट्स के मुताबिक इसके पीछे कुछ आम वजह होती हैं। पहली, मेन थ्रेड पर भारी काम करना। अगर आप लिस्ट की हर सेल बनाते समय, वो सेल फॉर ऑल ऐड मेथड होता है ना, हाँ, उसमें कोई भारी काम कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क से डेटा लाना, इमेज को प्रोसेस करना या कोई बड़ी कैलकुलेशन करना, तो यूआई थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा और स्क्रोलिंग रुक जाएगी। तो इसका हल ये है कि ये सब काम बैकग्राउंड थ्रेड पर करें, जीसीडी, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच या ऑपरेशन क्यू का इस्तेमाल करके। दूसरी वजह हो सकती है सेल रीयूज ना करना। टेबल और कलेक्शन व्यू परफॉर्मेंस के लिए सेल को रीयूज करते हैं। अगर आप हर बार नई सेल बना रहे हैं, मतलब डीक्यू रीयूजेबल सेल इस्तेमाल किए बिना, तो बहुत ज्यादा मेमोरी और सीपीयू बर्बाद होगा, स्क्रोलिंग धीमी होगी। अच्छा, तो डीक्यू रीयूजेबल सेल इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत जरूरी। तीसरी चीज, बड़ी या ऑप्टिमाइज ना की गई इमेज। जी। सेल में अगर आप बहुत बड़ी बड़ी इमेज दिखा रहे हैं तो उन्हें लोड और डिस्प्ले करने में टाइम लगता है। इमेज को डिस्प्ले साइज के हिसाब से छोटा करें, रीसाइज और उन्हें कैश करें ताकि बार बार डाउनलोड या प्रोसेस ना करना पड़े। कई लाइब्रेरीज हैं इसमें मदद के लिए। और चौथी, जटिल लेआउट। अगर सेल का डिजाइन मतलब ऑटो लेआउट कंस्ट्रेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, नेस्टेड व्यूज बहुत ज्यादा है, तो लेआउट को कैलकुलेट करने में ही समय लग सकता है। तो लेआउट सिंपल रखें। हाँ, लेआउट को सरल बनाएं या जरूरत पड़ने पर मैनुअल लेआउट सब व्यूज इस्तेमाल करने पर विचार करें। समझ गए? ये स्क्रॉलिंग वाली दिक्कत तो काफी आम है। अच्छा, परफॉर्मेंस का एक और पहलू है ऐप का लॉन्च टाइम। ऐप कितनी जल्दी खुलता है, ये पहली चीज है जो यूजर नोटिस करता है। इन दस्तावेजों में कोल्ड, वार्म, हॉट लॉन्च की बात है, मतलब अलग अलग तरह के लॉन्च। तो ऑप्टिमाइजेशन का फोकस शायद कोल्ड लॉन्च पर होना चाहिए, है ना, जो सबसे धीमा होता है। बिल्कुल सही। कोल्ड लॉन्च मतलब ऐप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है, डिवाइस की मेमोरी में पहले से नहीं था, ये सबसे धीमा होता है। वार्म लॉन्च में ऐप मेमोरी में तो था पर शायद सस्पेंड हो गया था, तो थोड़ा तेज खुलता है। और हॉट लॉन्च में ऐप पहले से बैकग्राउंड में चल रहा था, उसे बस फोरग्राउंड में लाना है, वो सबसे तेज होता है। तो जाहिर है ऑप्टिमाइजेशन की मेहनत कोल्ड लॉन्च को तेज करने पर लगानी चाहिए, क्योंकि यूजर का पहला इंप्रेशन वही बनता है। एप्पल भी ऐप स्टोर सबमिशन में इस पर काफी ध्यान देता है। तो कोल्ड लॉन्च को धीमा क्या चीजें करती हैं? मतलब ऐप स्टार्ट होने में टाइम क्यों लगता है? नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? कई चीजें हो सकती हैं जो मिलकर लॉन्च टाइम बढ़ा देती हैं। एक तो है ऐप का साइज और उसमें इस्तेमाल होने वाली डायनामिक लाइब्रेरीज। जितनी ज्यादा होंगी, लोड होने में उतना टाइम लगेगा। दूसरा, ऐप डेलीगेट या सीन डेलीगेट का वो मेथड होता है ना, application.did finish launch with options। हाँ, उसमें बहुत सारा काम करना, खासकर ऐसा काम जो मेन थ्रेड को रोके, जैसे कोई सिंक्रोनस नेटवर्क कॉल या डेटाबेस सेटअप। तीसरा, बड़े या कॉम्प्लेक्स स्टोरी बोर्ड लोड करना और रेंडर करना, इसमें भी टाइम लगता है। चौथा, स्टार्टअप पर डिस्क से बहुत सारा डेटा पढ़ना या लिखना, जैसे कोई बड़ी फाइल लोड करना या कोर डेटा माइग्रेशन,
और पांचवा, कुछ सिंगलटेन या स्टैटिक चीजें जो बनते समय ही कोई भारी काम करने लगती हैं। अच्छा, तो काफी सारी वजह हो सकती हैं। और इन्हें ठीक करने के तरीके, क्या सुझाव है नोट्स में? हाँ, कई अच्छी तकनीकें बताई गई हैं। लेजी लोडिंग, जो चीज ऐप खुलते ही तुरंत जरूरी नहीं है उसे बाद में लोड करें, जैसे एनालिटिक्स का सेटअप या कोई सेकेंडरी डेटा फेचिंग, पहली स्क्रीन दिखने के बाद करें। डिड फिनिश लॉन्च्ड विद ऑप्शंस को हल्का रखें, जितना कम काम हो सके उतना करें, भारी काम बैकग्राउंड थ्रेड पर भेज दें, dispatch.global.async वगैरह इस्तेमाल करके। फालतू की निर्भरताएं हटाएं, खासकर थर्ड पार्टी एसडीके जो स्टार्टअप पर इनिशियलाइज होने की मांग करते हैं। अगर जरूरी है तो उन्हें भी लेजी तरीके से इनिशियलाइज करने की कोशिश करें। स्टोरी बोर्ड छोटे रखें, बड़े स्टोरी बोर्ड को लॉजिकल हिस्सों में तोड़ें या प्रोग्रामेटिक यूआई पर विचार करें। इमेज एसेट ऑप्टिमाइज करें, सही साइज और फॉर्मेट इस्तेमाल करें, एसेट कैटलॉग का फायदा उठाएं। डेटाबेस का काम, कोर डेटा माइग्रेशन वगैरह बैकग्राउंड में करें। बिल्ड सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करें। एक्सकोड में होल मॉड्यूल ऑप्टिमाइजेशन जैसी सेटिंग्स होती हैं, उन्हें इनेबल करें। और हाँ, फिर से इंस्ट्रूमेंट्स का टाइम प्रोफाइलर, ये जानने के लिए कि लॉन्च के समय मेन थ्रेड कहाँ अटक रहा है, कौन सा फंक्शन टाइम ले रहा है। वाह, लॉन्च टाइम सुधारने के लिए भी काफी कुछ किया जा सकता है। अच्छा, एक और दिलचस्प नुक्ता जो इन दस्तावेजों में मिला, ARC का कोर फाउंडेशन CF ऑब्जेक्ट्स के साथ रिश्ता। ये CF ऑब्जेक्ट्स तो C बेस्ड होते हैं ना, तो ARC इन्हें कैसे संभालता है या नहीं संभालता? हाँ, ये एक जरूरी पहलू है, खासकर जब पुराने कोड या लो लेवल APIs के साथ काम करना पड़ता है। कोर फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स जैसे CF स्ट्रिंग रेफ, CF एरे रेफ, CF डिक्शनरी रेफ, ये सब C API का हिस्सा हैं। ARC डिफॉल्ट रूप से इन्हें मैनेज नहीं करता है। अगर आप CF क्रिएट जैसे फंक्शन से इन्हें बनाते हैं तो आपको मैन्युअल रूप से CF रिटेन और CF रिलीज कॉल करके इनकी मेमोरी मैनेज करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में ऑब्जेक्टिव C में मैनुअल काउंटिंग होती थी। ओह, तो मैनुअल काम करना पड़ेगा। लेकिन नोट्स में टोल फ्री ब्रिजिंग का जिक्र है, क्या ये चीजों को आसान बनाता है? हाँ, काफी हद तक। कुछ कोर फाउंडेशन टाइप और उनके मिलते जुलते फाउंडेशन क्लास जो ऑब्जेक्टिव सी स्विफ्ट के ऑब्जेक्ट हैं और जिन्हें ARC मैनेज करता है, जैसे NSTR, NARray, NDictionary के बीच टोल फ्री ब्रिजिंग होती है। इसका मतलब है कि आप उन्हें एक दूसरे में आसानी से बदल सकते हैं, मतलब कास्ट कर सकते हैं। जब आप एक CF टाइप को उसके ब्रिज्ड फाउंडेशन टाइप में कास्ट करते हैं, जैसे CF स्ट्रिंग रेफ को NS स्ट्रिंग में, तो ARC उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। फिर आपको CF रिलीज कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत काम आता है। अच्छा, तो अगर ब्रिजिंग है तो ARC संभाल लेगा, और अगर कोई CF टाइप ब्रिज ना हो या C API से सीधे काम करना पड़े जहां फाउंडेशन क्लास नहीं है, तब आपको या तो मैनुअल CF रिटेन CF रिलीज का इस्तेमाल करना होगा या फिर स्विफ्ट में अनमैनेज्ड T नाम का एक टाइप है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने में मदद करता है जिन्हें ARC सीधे मैनेज नहीं कर सकता है। आप टेक रिटेन्ड वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का स्वामित्व लेने के लिए, ये एक तरह से रिलीज कॉल कर देता है। या टेक अनरिटेन्ड वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ रेफरेंस पाने के लिए बिना स्वामित्व लिए, ये रिलीज कॉल नहीं करता। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है यहाँ। ये थोड़ा एडवांस लगता है पर जानना जरूरी है। चलिए अब आखिर में टेस्टिंग की बात करते हैं। कोड लिखना एक बात है, पर ये पक्का करना कि वो सही चले, बग्स ना हो और परफॉर्मेंस ठीक रहे, ये दूसरी बात है। यहीं पर टेस्टिंग काम आती है और XCT फ्रेमवर्क का जिक्र है इन नोट्स में। हाँ, बिना टेस्टिंग के अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना लगभग नामुमकिन है। Xtest एप्पल का स्टैंडर्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। iOS, macOS, watchOS, tvOS सबके लिए ये Xcode के साथ ही आता है और आपको मुख्य रूप से 3 तरह के टेस्ट लिखने देता है। यूनिट टेस्ट, कोड के छोटे छोटे हिस्सों जैसे कोई फंक्शन या क्लास के मेथड को अकेले में टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि वो लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं। UI टेस्ट, ऐप के यूजर इंटरफेस को ऑटोमेटिक तरीके से चलाकर देखने के लिए, जैसे बटन क्लिक करना, टेक्स्ट लिखना, स्क्रीन नेविगेट करना, ये सब सही काम कर रहा है या नहीं। परफॉर्मेंस टेस्ट, कोड के किसी हिस्से को बार बार चलाकर देखने के लिए कि वो कितना समय लेता है। इससे पता चलता है कि कोई बदलाव करने से कोड धीमा तो नहीं हो गया। इसके मुख्य हिस्से क्या है, मतलब टेस्ट लिखते कैसे हैं, इसमें नोट्स क्या बताते हैं? फ्रेमवर्क काफी सीधा है, समझने में आसान है। सबसे पहले है Xtest केस। आप अपनी टेस्ट क्लास इसी क्लास से बनाते हैं, सब क्लास करते हैं।
आपके सारे टेस्ट मेथड इसी क्लास के अंदर होते हैं और उनका नाम टेस्ट शब्द से शुरू होता है। जैसे टेस्ट लॉगिन फंक्शनैलिटी होना चाहिए। फिर है assertions। ये वो कमांड या फंक्शन है जिनसे आप चेक करते हैं कि कोड का नतीजा आपकी उम्मीद के मुताबिक है या नहीं। जैसे एक्सेसर्ट इक्वल चेक करता है कि दो वैल्यू बराबर हैं या नहीं। एक्सेसर्ट ट्रू चेक करता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं। एक्सेसर्ट निल चेक करता है कि कोई चीज निल है या नहीं। और भी बहुत सारे हैं। अगर assertion फेल होता है तो वो टेस्ट केस फेल माना जाता है। और फिर हैं टेस्ट लाइफ साइकिल मेथड्स। हर टेस्ट मेथड चलने से पहले सेटअप मेथड चलता है और हर टेस्ट मेथड चलने के बाद टीयर डाउन मेथड चलता है। अच्छा, सेटअप और क्लीनअप के लिए? हाँ बिल्कुल। सेटअप में आप टेस्ट के लिए जरूरी तैयारी करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना या डेटा सेट करना। और टीयर डाउन में आप बाद में सफाई करते हैं, जैसे मेमोरी खाली करना या स्टेट रीसेट करना। के काम करने के तरीके को समझा, अलग अलग रेफरेंस टाइप्स के नखरों को देखा, रिटेन साइकिल के जाल से कैसे बचें इस पर बात की, इंस्ट्रूमेंट से ऐप की सेहत कैसे जांचें और लॉन्च टाइम को कैसे सुधारें ये भी देखा, और साथ ही कोर फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स और एक्स टेस्ट फ्रेमवर्क पर भी नजर डाली। काफी कुछ सीखने को मिला आज। हाँ बिल्कुल। निचोड़ यही है कि ARC ने डेवलपर्स की जिंदगी बहुत आसान की है, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन डेवलपर को अभी भी चौकन्ना रहना पड़ता है, खासकर रिटेन साइकिल को लेकर। वीक और अनोन रेफरेंस का सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और परफॉर्मेंस, वो तो यूजर के लिए सबसे अहम चीजों में से एक है। ऐप स्मूथ चलना चाहिए, जल्दी खुलना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जैसे टूल इसमें हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, प्रॉब्लम ढूंढने और ठीक करने में मदद करते हैं। तो बात सिर्फ जानने की नहीं है, बल्कि इन चीजों को अपनी रोज की कोडिंग प्रैक्टिस में लाने की है। चाहे वो एक छोटा सा मेमोरी लीक ठीक करना हो या ऐप के खुलने में कुछ मिलीसेकंड बचाना, हर चीज मायने रखती है। श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई क्लोजर लिखें जिसमें सेल्फ कैप्चर हो रहा हो, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यहाँ रीजन साइकिल का खतरा है? क्या ऐसा हो सकता है कि सेल्फ क्लोजर के चलने से पहले ही खत्म हो जाए? क्या वीक सेल्फ इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा? ये छोटी सी सावधानी, ये छोटा सा सवाल आपको भविष्य के बड़े सिरदर्द यानी मेमोरी लीक्स से बचा सकता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।